में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे बेलगाम अपराधी छुट्टी पर खाकी। सूबे में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तमाम कार्रवाई के दावों के बावजूद जुर्म पर रोक नहीं लग पा रही है। अपराधी के हौसले लगातार बुलंद हैं। दिन दहाड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की लापरवाही को देखते हुए यही लगता है कि क्या खाकी इस वक्त छुट्टी पर है। राजधानी लखनऊ के नामचीन ज्वेलर्स में से बद्री ज्वेलर्स के मालिक अभिषेक केसरवानी पर बुधवार की रात विकास नगर इलाके में जानलेवा हमला हुआ। दुकान बंद करते वक्त अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। घायल अभिषेक केसरवानी को ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गोली उनके दाहिने कंधे के नीचे लगी है और वे खतरे से बाहर हैं। मामले में जेसीपी क्राइम इलाब्जा चौधरी ने बताया कि हमला उस वक्त हुआ जब वे अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे। दुकान के बाहर अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि लूट का कोई प्रयास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई गई तो हम कार्रवाई करेंगे। कल रात्रि 10:30 बजे थाना विकास नगर में श्री अभिषेक केसरवानी जो एक ज्वेलर है वो अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे। उन पर फायर किया गया। गोली इनके दाहिने कंधे के नीचे लगी है। डॉक्टर से बात करने पर पता चला है कि ये किसी वाइटल ऑर्गन को कोई इंजरी नहीं है और ये सेफ है। इनको तुरंत हॉस्पिटल पुलिस द्वारा ले जाया गया था जहां इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस प्रकरण में अभिषेक केसरवानी जी के पिता श्री सुधीर केसरवानी के द्वारा तहरीर दी गई है जिसमें उन्होंने अपने सगे भाई, एक अन्य व्यक्ति अष्टभुजा पाठक व 2 अन्य को के खिलाफ एफआईआर कराई है। आज सुबह पुलिस ने अष्टभुजा पाठक को डिटेन कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। 5 अन्य टीम को भी लगाया गया है जिससे कि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल की जा सके। प्रकरण में यह भी पता चला है कि परिवार में जमीन का विवाद है और पिछले साल इसमें मुकदमे लिखे गए हैं। जो जमीन विवादित है उसमें 145 सीआरपीसी की कार्रवाई भी की गई है। और बागपत में बेखौफ बदमाशों का आतंक मचा है। 4 दिन के भीतर जिले में दूसरी हत्या हुई है। बता दें कि बिनौली थाना क्षेत्र के धनौरा गांव का मामला। बदमाशों ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं युवक का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला है। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और युवक का अपहरण कर कोठी थाने में फिरौती की रकम लेकर छोड़ने की बहुचर्चित कांड में एसओ की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो में सिपाही और एसओ की बात से इस फिरौती कांड में एसओ की संलिप्तता स्पष्ट हो रही है, जबकि जांच अधिकारी ने उन्हें चिट दे दी है। बता दें कि मसौली के राहुल सिंह को 16 अक्टूबर को बंधक बनाकर थाने में 3 लाख की फिरौती लेकर छोड़ दिया गया था। प्रकरण की जांच सीओ राम स्नेही घाट पंकज सिंह ने की ओर से सिपाही नीलेश सिंह, आशीष तिवारी, जमाल अहमद पर कोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रकरण की विवेचना सीओ सदर राम सूरत सोनकर ने जांच शुरू की। सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो ने सनसनी फैला दी है। तो हमने आपको दिखाया सूबे में किस तरह से जो वारदातें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक एक करके हमने आपको वारदातें दिखाई और एक ऑडियो सुनिए जो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। सुनिए। हाँ सर, राहुल को लाके बैठा दिए हैं यहाँ थाने में। राहुल को जिसको पकड़े हैं सर उसको बैठा दिए हैं। और जो भाग गया था वो तुर्कानी प्रधान का लड़का है सर। उसका नाम संदीप यादव। जो भाग गया था एक आदमी, तुर्कानी प्रधान का लड़का है सर, संदीप यादव। हाँ सर।
इसको बैठाए सर, अंदर बैठा दिए हैं, देखें सुबह तक। अच्छा, ठीक साहब। तो वहाँ कैमरा वैमरा लगा है ना? हाँ सर, तो फिर बाहर रात के टाइम कितना करके बैठा रहते हैं इनको। तो ऑफिस से फिर देखवा दीजिए ऑफिस में बता दिए सर, वो है, कंप्यूटर पर। ये है कौन, का नाम इनका, फिरोज अहमद। हम्म फिरोज अहमद है सर नाइट में। हम्म जी सर, बता दिए सर उनको, निगरानी में रखेंगे विशेष। ठीक तो ठीक सर, चलो। ठीक। तो युवक का अपहरण कर कोठी थाने में फिरौती की रकम लेकर छोड़ने के बहुचर्चित कांड में एसओ की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो में सिपाही और एसओ की बात से इस फिरौती कांड में एसओ की संलिप्तता स्पष्ट हो रही है, जबकि जांच अधिकारी ने उन्हें चिट दे दी है। मसौली के राहुल सिंह को 16 अक्टूबर को बंधक बनाकर थाने में 3 लाख की फिरौती लेकर छोड़ दिया गया और प्रकरण की जांच सीओ राम स्नेही घाट पंकज सिंह ने जांच की और इस पर सिपाही नीलेश सिंह, आशीष तिवारी, जमाल अहमद पर कोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रकरण के विवेचक सीओ सदर राम सूरज सोनकर ने जांच शुरू की। सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो ने सनसनी फैला दी। वायरल ऑडियो में सिपाही फोन पर एसओ से राहुल को विशेष निगरानी में बिठाने की बात कह रहा है, जबकि एसओ कार्यालय में राहुल को बिठाने और सीसी कैमरे की चर्चा भी हो रही है। यही नहीं, इसमें एक और व्यक्ति को पकड़ने की योजना के बारे में भी चर्चा हुई और 1 मिनट 7 सेकंड की ऑडियो ने जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि किस तरह से ये जांच चल रही है। जो आपको थोड़ी देर पहले हमने साफ तौर पे ऑडियो सुनाया था, तो सूबे में अपराधी बेलगाम है। इसकी बड़ी वजह ये साफ तौर पर देखने को मिल रही है पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस के काम करने का तरीका, जो इस ऑडियो में भी साफ तौर पे आपने देखा और आप खुद बखूबी देखते रहते हैं। मैं मानता हूँ बहुत से ऐसे ईमानदार अफसर हैं, बहुत से ऐसे ईमानदार पुलिसकर्मी हैं जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो रहे हैं और जिस तरह से अपराधियों को बचाने में पुलिस लगी हुई है, इससे पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठ रहा है। लगातार सूबे में क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ अनिकेत, हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप पंडित, हमारे संवाददाता बागपत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। नूतन ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सीधे अनिकेत के पास चलते हैं। अनिकेत, राजधानी लखनऊ में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और एक ज्वेलर्स को भी निशाना बनाया गया है। अब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए आरिफ, अगर बात की जाए कल की घटना, जिस तरह से अभिषेक केसरवानी पर जिस तरह से कल रात हमला हुआ है, वो अपनी पत्नी के साथ में जा रहे थे जिस वक्त उन पर ये पूरा हमला हुआ। हालांकि मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और अभी फिलहाल वो खतरे से बाहर है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे, उनका भी बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि ये जो इन पर जो गोली चली है उस पर कहीं ना कहीं जो पुरानी रंजिश का मामला सामने आ रहा है और पारिवारिक विवाद है। एक जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको लेकर 2 परिवार आपस में भिड़े हुए हैं और पुराने समय से इनकी रंजिश आपस में चली आ रही है और कहीं ना कहीं घटनाक्रम कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश को लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आरिश बात की जाए राजधानी की और प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, कि लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएं आज प्रदेश में बढ़ रही है, राजधानी में बढ़ रही है, तो इसका यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा हो रहा है आरिश। और सबसे बड़ी चीज ये है आरिश कि जैसे ही डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की चिट्ठी आती है, जैसे ही वो निर्देश देते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बना के रखना है, क्योंकि त्योहारी सीजन है और त्योहार में इसके साथ साथ लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने निर्देश दिया था और उसके निर्देश आने के कुछ देर बाद ही ये घटना देखने को मिली। तो जरूर ऐसे घटनाओं से ये तो जरूर सामने आ रहा है कि आज राजधानी हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो जहां पर लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उसमें कानून व्यवस्था पर आज जरूर सवाल खड़े होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और यकीनन तौर पर जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है कि जो अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति जो लेकर लगातार जो सूबे के मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं चीजें फलीभूत होती हुई नजर फिलहाल नहीं आ रही। घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, अपराधी लगातार सामने आ रहे हैं। आरिश, अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात अगर सुने तो उन्होंने साफ तौर पर मंचों से कहा कि प्रदेश में या तो अपराधी जेल जा चुके हैं या फिर जो अपराधी उस इलाकों के पीछे हैं।
तो आखिर वो कौन अपराधी हैं जो ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्यों ये अपराधी और कैसे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं। जबकि राजधानी की बात करें आरिश, तो राजधानी में पॉलीगॉन भी लगाई गई है, बहुत सारी टीमें अलर्ट पोजीशन पर रहती हैं ताकि अपराध के ग्राफ को कम किया जाए। उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं दिन दहाड़े देखने को मिलती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में आरिश, जो विकास नगर की जो SHO है ऋषभ देव सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल, और सस्पेंड करके कार्रवाई तो की गई। लेकिन जरूर आरिश सवाल खड़ा होता है कि राजधानी में जब लोग सुरक्षित नहीं है तो आखिर प्रदेश के अन्य जिलों की क्या हाल होगी, क्या तस्वीरें आएंगी। लगातार ऐसी घटनाएं प्रदेश के अलग जिलों से सामने आई जहां पर व्यापारियों पर हमले हुए, और ऐसे में आरिश न केवल व्यापारी बल्कि तो लखनऊ में व्यापारी पर हमला हुआ है, ज्वेलर्स पर हमला किया गया, क्या उसके बारे में वो कौन बदमाश थे, अपराधी थे जिन्होंने हमला किया, ये कितनी संख्या में थे, क्या कोई CCTV फुटेज अब तक सामने आया है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या कोई पकड़ में अभी तक आया है? अगर कल के घटनाक्रम की बात करें तो साफ तौर पर जो अभिषेक केसरवानी के जो पिता है, उन्होंने अपने भाई पर आरोप ये लगाया है कि जमीनी विवाद को लेकर उन्होंने ये हमला करवाया। हालांकि इस पूरे मामले पर एक अष्टभुजा नाम का एक व्यक्ति है और उनके साथ में अन्य लोग और भी हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। हालांकि जो एक अपराधी अष्टभुजा है उसको डिटेन कर लिया गया है और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और CBI की टीमों को अलर्ट किया गया है आरिश, ताकि इस पूरे घटनाक्रम से पर्दाफाश किया जा सके। हालांकि आरिश, एक साल पहले भी इस दो परिवारों में जमीनी विवाद को लेकर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था जिस पर विवेचना चल रही थी। और जो अभिषेक केसरवानी के जो पिता है वो साफ तौर पर अपने भाई पर यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जमीनी विवाद को लेकर अभिषेक केसरवानी पर यह हमला कराया गया है, और ये देखा भी गया कि जिस समय हमला हुआ उन पर गोली चलाई गई तो किसी प्रकार की ना तो उनसे कोई लूट की गई और ना ही कोई और घटना सामने आई। सिर्फ जो हमलावर थे वो गोली चलाकर फरार हो गए। फिलहाल उनको तत्काल प्रभाव से वहां पर मौके पर पहुंचकर उन्हें उपचार के लिए उन्हें ट्रामा भेजा गया, जहां पर उन्हें अभी फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम पर कार्रवाई की, तो अभी एक व्यक्ति है जो अष्टभुजा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे डिटेन कर रही है पुलिस, और लगातार टीमें भी गठित कर दी गई हैं इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो एंगल है वो जरूर ये बता रहा है कि ये पुरानी रंजिश रही है और जमीनी कोई विवाद रहा जिसको लेकर ये दो परिवारों में तनातनी चल रही थी लंबे समय से। पिछले 1 साल से तनातनी दोनों परिवारों में थी और अब ये घटना हुई है अभिषेक केसरवानी के साथ में। हालांकि जो लखनऊ कमिश्नरेट है जब से ये घटना हुई उसके बाद से लगातार जो कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे हैं, जो नीलाब्जा चौधरी हैं, जो ज्वाइंट CP हैं, जो अन्य अलग अलग अधिकारी हैं, सभी लोग मुस्तैद हो चुके हैं और टीमें गठित करके इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अभिषेक, माफ कीजिएगा अनिकेत, जो अभिषेक केसरवानी, उनकी हालत इस वक्त कैसी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, अगर उनकी हालत की बात की जाए अभिषेक केसरवानी की हालत, तो उनके कंधे पर गोली लगी थी और फिलहाल डॉक्टरों ने ये बताया है कि वो खतरे से बाहर है, किसी प्रकार की ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं, स्थिति अभी उनकी सामान्य है। हालांकि गोली लगी है तो जरूर घायल अवस्था में अस्पताल जरूर ले जाया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार मिलने के बाद में फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है। लेकिन आरिफ, सवाल जरूर खड़ा होता है कि लखनऊ कमिश्नरेट लगातार ये प्रयास करता है कि राजधानी को सुरक्षित रखा जाए, राजधानी वासियों को महफूज रखा जाए, और लगातार यहाँ पर जो टीमें हैं वो अलर्ट पोजीशन पर रहती हैं। पॉलीगॉन जो बनाई गई है वो लगातार भ्रमण करती हैं, वो लगातार अपने रूट पर रहती हैं। तो आखिर ये घटना कैसे हो गई, ये जो पॉलीगॉन थी वो कहाँ पर थी, क्यों भ्रमण नहीं कर रहे थे, क्यों वो उस क्षेत्र में उस समय नहीं मौके पर थे। हालांकि तो ऋषभ देव सिंह ने उनकी लापरवाही जरूर सामने आई और उस लापरवाही का खामियाजा ने भुगतना भी था, उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन आने वाले समय के लिए ये ध्यान रखना होगा कि जो लखनऊ है उसे किस तरह से मुस्तैद किया जाए, क्योंकि राजधानी सबसे सेंसिटिव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर अगर कोई घटना होती है तो वो सीधा सवाल खड़ा हो जाता है कानून व्यवस्था पर। हालांकि आज प्रदेश के किसी भी जिले की आज बात करें है कि अगर रंजिशों की बात की जाए तो इस तरीके की घटनाओं को रोकना शायद पुलिस के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये आपसी रंजिश है और ये कब किस पर किसके साथ है, तो इस पर हालांकि प्रशासन रोक मुझे लगता है नहीं लगा पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लगातार सूबे के दिया देता निर्देश देते हैं, लगातार अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए लगातार उन्होंने निर्देश दिए, तो उस पर जरूर यहाँ की कानून व्यवस्था
तौर पे जैसा कि अनिकेत हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ में है और लखनऊ में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसके बारे में वो बता रहे थे कल, जैसा कि एक ज्वेलर्स को निशाना बनाया गया। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से राजधानी लखनऊ में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आप सोचिए ये राजधानी लखनऊ है तो सूबे की बाकी जगहों के बारे में आप सोच सकते हैं। फिलहाल हमने आपको बाराबंकी की भी एक खबर दिखाई थी। तमाम जगहों की लगातार हम खबर आपको दिखाते रहते हैं जहां पर किस तरह से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इन बेलगाम अपराधी को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर साफ तौर पे अपनी बात रखिए। खाकी को लेकर आप क्या सोचते हैं, खाकी के काम करने के तरीकों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। या आप कभी कोई थाने गए हो, पुलिस ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, इसके बारे में भी आप साफ तौर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि जब खाकी सही तरह से काम नहीं करती है, जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने लग जाते हैं, तो यही बहुत बड़ी वजह होती है जब बेलगाम अपराधी हो जाते हैं। अभिषेक रावत हमारे साथ कानपुर से, इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं। अभिषेक रावत जी अपनी बात को रखें। जी सर, मैं कहना चाहूँगा सर कि हमारे जो देश की सरकार है, थोड़ा सा सरकार को सर इस पर सख्ती इख्तियार करनी पड़ेगी यूपी पुलिस पर, क्योंकि बहुत ज्यादा ही घटनाएं बढ़ रहे हैं हमारे यूपी में। और कई ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के सामने हो जाती हैं, पुलिस देखती रह जाती है। ऐसा क्यों सर? तो इसमें सर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को ही कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो क्राइम कम हो सके। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक रावत दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए थे, जहां पर पुलिस के काम करने के तरीके पर भी वो सवाल उठा रहे थे और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है इसके बारे में भी कह रहे थे, खासकर पुलिस महकमे के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस के सामने ही वारदात हो रही होती है, पुलिस वहाँ पर मौजूद होती है लेकिन बचाने की कोशिश नहीं करती। इस तरह की भी खबरें तमाम हैं कि न्यूज़ आपको दिखाता रहता है। इसी कार्यक्रम में सूबा बोलेगा में इस तरह की खबरें उठाते रहते हैं, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, आपके मुद्दों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, इसलिए हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और आपकी ही राय लेते हैं और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज हम बेलगाम अपराधी की बात कर रहे हैं जो सूबे में बेलगाम हो चुके हैं, इसकी वजह से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमारे साथ कुलदीप पंडित बागपत से हमारे संवाददाता है। कुलदीप, बागपत में पुलिस किस तरह से काम कर रही है, क्राइम का ग्राफ बागपत में क्या कह रहा है, इसके बारे में बताएं। जी, मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो बदमाशों ने और मतलब आतंक जो बदमाशों का मचा हुआ है, उसके अंदर बिनोली थाना क्षेत्र के अंदर एक धनोरा पुट्टी गांव पड़ता है, जहां पर बदमाशों ने गोलियों से भूनकर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद बदमाश जो है वो फरार हो गए। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। इससे पहले भी एक व्यापारी का अपहरण हुआ, अपहरण के बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद एक व्यापारी का जो है अपहरण करके बदमाश ले जाते हैं, लेकिन वो फिर छुटकर वापिस आ जाता है। बड़ी मतलब नाट के ढंग से एक मामला हुआ है और पुलिस जो है मुख्य दर्शक बनी हुई है इसमें पूरी तरीके से, और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है बागपत के अंदर। जी, तो अपराध का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में कुलदीप साफ तौर पर उमेश जैन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ पर किसी अपराधी को पुलिस का डर नहीं है, जिसकी वजह से खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, जो लूट मची हुई है। फिर भी अपराधी जो है डरने को तैयार नहीं है। एक बात का मुझे बहुत दुख है कि इतने अपराध होते हुए भी गवर्नमेंट अप्रिशिएट करती है पुलिस को, इसकी वजह से उनके हौसले बुलंद हो गए हैं और क्राइम ग्राफ बढ़ गया है। और गवर्नमेंट को इस तरह से अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। कुलदीप, पिछले कुछ दिनों की, हफ्तों की बात की जाए, बागपत में किस तरह की आपराधिक घटनाएं देखने को मिली है, और सबसे बड़ी चीज़ उस पर पुलिस ने, मैं बड़ी वारदातों की बात कर रहा हूँ, पुलिस का काम करने का तरीका, पुलिस की किस तरह की कार्रवाई, पुलिस का किस तरह की एक्टिव मोड पर
उस दौरान नजर आई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। व्यापारियों के अंदर भी दहशत का माहौल बना हुआ है और यहाँ पर बदमाशों के हौसले काफी बुलंद दिखाई दे रहे हैं और पुलिस पूरी तरीके से पस्त नजर आ रही है। हालांकि कई बार जो है पुलिस कॉम्बिंग भी कर रही है, बदमाशी घर पर के लिए अभियान भी चला रही है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे और बदमाश जो है खुलेआम आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर खुलेआम घूम रहे हैं। जी व्यापार की बात हुई होगी, आप कह रहे हैं व्यापारियों में डर है, किस चीज का उनके अंदर डर है, क्या खौफ है, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया? बता दूं कि बागपत के अंदर एक बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में 2 व्यापारियों का अपहरण हुआ। एक व्यापारी की गोली से भूनकर निर्मम हत्या कर दी गई जब वह दुकान से जा रहा था और एक व्यापारी का दिन दहाड़ी अपहरण कर लिया जाता है और उसको जो है 3 घंटे तक वो जो है बंधन मुक्त रहा, उसके बाद उसको बंधन मुक्त कराया उसको। जबकि बदमाश जो थे वो खुलेआम घूमते रहे, उसे गाड़ी में लेकर पूरे जनपद के अंदर वो घूमते रहे, लेकिन उसकी जो है कहीं लोकेशन नहीं पुलिस लगा पाई और ना ही उन्हें बरामद कर पाई थी। जी क्या इन अपहरणकर्ताओं के बारे में, जिन्होंने व्यापारियों का अपहरण किया था, इनके बारे में पुलिस पता लगा पाई है कि कितने लोग थे, कि इनके साथ कितने लोग थे जब इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया? क्या इनके बारे में पुलिस पता लगा पाई, इनकी गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल ने जो व्यापारी मतलब सुबह बोलेगा उसमें व्यापारी को बिठाया गया था, व्यापारी की डिबेट उसमें कराई गई थी और जो व्यापारी थे वो दहशत में थे। व्यापारियों ने कहा था कि हम अभी दहशत का माहौल हमारे अंदर बना हुआ है, हम किसी तरीके से महफूज नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को उन्होंने बार बार सूचना भी दी लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले का पूरा खुलासा किया और 4 लोगों को उसमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन उसके बाद भी 2 अभी आरोपी इसमें फरार चल रहे हैं। जी फिलहाल रणवीर वर्मा सहारनपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं। रणवीर जी अपनी बात को रखें। अब मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस को ही टारगेट बनाया जाता है। पुलिस कौन सा काम नहीं करती है? पुलिस सबसे ज्यादा 24 घंटे कभी पुलिस मानता हूँ कि रणवीर वर्मा जी बहुत ईमानदार अफसर भी, ईमानदार अधिकारी भी। हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो भ्रष्ट हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको ऑडियो टेप भी सुनाया जहाँ पर किस तरह से जांच के नाम पर किस तरह से डील चल रही थी, वो भी आपने सुना होगा। जी बोलिए। फिलहाल पुलिस काम करती है और पुलिस का हमेशा देखा गया है कि भाई मान लीजिए कोई घटना हुई तो घटना तो होगी, उस घटना को कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन पर कार्रवाई जल्दी की गई और उसका रिजल्ट कितना जल्दी दिया गया, जो है मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। ये आप देखिए, खाली इससे ये नहीं है कि जो है उसको घटना हो गई, घटना तो होगी, उस पर कार्रवाई हो रही है, शासन कार्रवाई कर रहा है, शासन पूर्ण रूप से जो है खुला चैलेंज है, बदमाश को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं है। घटना तो होगी रणवीर वर्मा जी, लेकिन बहुत से ऐसे अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं पुलिस भी साफ तौर पे खड़ी नजर आती है, उसको लेकर भी तो बोलिए सर। जहां पर पुलिस पैसा ले लेती है अपराधियों से, इसको लेकर भी तो बताइए। तमाम ऐसे मामले, 1-2 नहीं मामले, 50 ऐसे मामले लगातार हम भी दिखाते रहते हैं, उसको लेकर भी तो बोलिए सर। इस बात से हम सहमत हैं, अपवाद हर जगह मिलेगा, अपवाद हर जगह मिलेगा, लेकिन उस चीज को भी देखिए कि किस परिस्थिति में काम कर रही है पुलिस। ठीक काम कर रही है, घटना हो। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर वर्मा जी। मैं मानता हूँ बहुत से ऐसे ईमानदार अफसर हैं जो बखूबी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी भी, लेकिन आखिर जो स्थिति की बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी स्थिति बन जाती है जब पुलिस को अपराधियों के साथ खड़ा होना पड़ जाता है? ऐसी कौन सी स्थिति बन जाती है जब पुलिस को अपराधियों से पैसे लेने पड़ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए? ये स्थिति कैसे बन जाती है, ये भी अपने आप में सवाल है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिटनेस हेल्थ ऑयल की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी का त्योहार हम मिलजुल कर मनाएं। हैप्पी दिवाली। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure,
best transport facility, best academic service, and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है. तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी. तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. बेलगाम अपराधी और सुस्त खाकी पर हम आज बात कर रहे हैं और सुबह बोलेगा में तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं. मैं चाहूँगा नंबर्स लगातार हमेशा की तरह फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रख लिए. कब चेतेगा प्रशासन, कब ये पुलिस जागेगी? सूबे में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं. अनिकेत हमारे संवाददाता भी लखनऊ से हमारे साथ हैं. अनिकेत, जिस तरह से एक व्यापारी पे हमला हुआ है, आपकी भी व्यापारियों से बात हुई होगी, उनके अंदर जैसा कि बागपत में मैं कुलदीप से बात कर रहा था, व्यापारियों में डर है, खौफ है, वो डर रहे हैं कि पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही. ये राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हब है, तमाम अधिकारी वहाँ पर बैठते हैं. इस बीच आपकी व्यापारियों से बात हुई, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए आरिफ, अगर बात की जाए व्यापारियों पर लगातार दूसरे के हमले हो रहे हैं, तो उसको लेकर अगर व्यापारी वर्ग की आरिफ बात की जाए तो यकीनन तौर पर व्यापारी वर्ग में कहीं ना कहीं डर जरूर देखने को मिलता है. क्योंकि रात बिरात को अपनी दुकानों से निकलते हैं, उसके बाद अगर उसके साथ कोई घटना ऐसी घट जाती है तो किसी एक व्यापारी जब घटना होती है तो जो पूरी व्यापारी लॉबी है उसमें कहीं ना कहीं डर जरूर देखने को मिलता है. आरिफ, एक चीज और अगर हम बात करें कि जिस तरह से प्रदेश में लगातार राजधानी है, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं जो बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ जो आपराधिक मानसिकता है उस पर जरूर काम करने की आवश्यकता है. चेहरा सही आ रहा है समय, रखते हैं उस चेहरा ठीक आ रहा है, चेहरा जरूर काम करना चाहिए. सही आ रहा. आपराधिक मानसिकता नहीं खत्म होगी तब तक ना तो प्रदेश से और ना तो राजधानी से अपराध दूर हो पाए. हालांकि इस पर प्रयास किया जा रहा है, लगातार समीक्षा की जाती है और जो अपराधी हैं उनके साथ एक लगाई जा रही है और ये बताया जाता है, कोशिश की जा रही है कि उन्हें उस समाज से निकाल कर उन्हें एक मुख्य धारा में लाया जाए और वो अपराधी को छोड़. हालांकि कुछ ऐसे भी अपराधी हैं जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है और उनकी मानसिकता भी अपराधी है, तो ऐसी मानसिकता पर काम करने की जरूर आवश्यकता है आदिश. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से हमला हुआ, प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो घटनाएं सामने आती है, उससे एक बात तो साफ हो रही है कि आज कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं. फिर वो चाहे राजधानी लखनऊ की आरिश बात की जाए या फिर प्रदेश के किसी अन्य जिले की बात की जाए. बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस फेल होती नजर आई, तो वही बहुत सारे मामले ऐसे जिसमें पुलिस को बेहतर कार्यप्रणाली भी देखने को मिली है. और कल का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की जो लखनऊ कमिश्नर की जो कार्यप्रणाली थी वो समय रहते उस अभिषेक केसरवानी को इलाज दिलाया गया, समय रहते एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन अभी अभी समय है और कैसे कैसे इस पर जांच होगी और कितने लोग सामने आएंगे, क्या पूरा मामला है, किसने हमला किया, किसने आखिर वजह क्या थी, वो खैर आरिश जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. लेकिन आरिश ये बात जरूर है कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं राजधानी में और अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जिलों में, तो उस पर कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़ा होता है और उस पर काम करने की अभी बहुत जरूरत है. और जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लगातार ये बात कहते हैं कि अपराधी और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी प्रदेश में, तो उस पर अभी काम करने की बहुत जरूरत है. काम किया जा रहा है, हम इस बात को कोई गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन अभी और काम करना है और चीजों को बेहतर करना है ताकि प्रदेश से अपराध और अपराधी दोनों मुक्त हो जाए. हालांकि लखनऊ कमिश्नरेट की अगर बात की जाए आरिश, तो यहाँ पर दबाव जरूर है और इस पर काम करते हुए लखनऊ कमिश्नरेट दिखता भी है. हालांकि कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे आरिश अगर बात की जाए तो वो समय समय पर जरूर भ्रमण करते हुए साफ तौर पर नजर आ जाते हैं. रात के कभी 12 बजे 1 बजे वो जरूर सड़कों पर दिख जाते हैं भ्रमण करते हुए, और जो भी लापरवाह अफसर दिखता है तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं. लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपराधिक घटना कहीं ना कहीं. वीरेंद्र, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ राजधानी लखनऊ से हैं,
वीरेंद्र जी अपनी बात को रखें। वीरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? ठीक है, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिकेत अपनी बात को पूरा करें। जी बिल्कुल, देखिए आरिफ, हम वही बात कर रहे थे कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, अपराध का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, उस पर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रदेश हो या फिर राजधानी हो, और बात है जब राजधानी की आरिफ आती है तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है। राजधानी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ पर अगर कोई आपराधिक घटना होती है तो वो सीधा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर यहाँ पर एडीजीपी यहाँ बैठते हैं, डीजीपी यहाँ बैठते हैं, कमिश्नर लखनऊ कमिश्नरेट है, यहाँ पर पॉलीगॉन व्यवस्थाएं हैं, बेहतर पुलिसिंग की प्रणाली यहाँ पर है, उसके बावजूद भी अगर घटना घट जाती है तो मामला सामने आ जाता है तो उस पर जरूर और बेहतर कानून व्यवस्था रखी जाए। इसके लिए एक काम और भी करना होगा पुलिसिंग को कि एक बेहतर कार्य प्रणाली के साथ जो आपराधिक मानसिकता है उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। जो लोग आपराधिक मानसिकता रखते हैं उनकी मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है। एक क्लासेस चलानी चाहिए जिससे जो अपराधी हैं उनका जो पृष्ठभूमि जो अपराधी है वो बदल सके, वो मुख्यधारा में आ सके, सामाजिक मुख्यधारा में आए। तो इस पर अभी काम करने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कोई दौराय नहीं है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो लगातार अपराध और अपराधी को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए लखनऊ के पास बाराबंकी से खबर आई है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई और ऑडियो भी सुनाया, जहां पर एक एसओ और सिपाही की बात का जो ऑडियो टेप खूब वायरल हो रहा है, जहां पर उस ऑडियो में जिस तरह से बात की जा रही है तो पुलिस की जांच पर ही सवाल उठ रहे हैं। इस खबर के बारे में बताएं निकेत थोड़ा। सवाल अनिकेत, बाराबंकी से खबर है हमारे पास जहां पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है एक सिपाही और एक एसओ का, जिसमें बातचीत जो हो रही है उसमें साफ तौर पर पुलिस के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो ऑडियो सामने आया है और बाराबंकी में जो पुलिस है वो किस तरह से काम कर रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए आरिफ, अगर ये ऑडियो टेप की बात की जाए तो ये कोई पहला घटनाक्रम आरिफ नहीं है जिस पर किसी पुलिस वाले पर सवाल खड़े हो रहे हो। विक्रू कांड इस बात की नजीर है कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध होती है और पुलिस की कहीं ना कहीं कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। विक्रू कांड अब ये देखा गया जो दर्ज हो चुका है आज हिंदुस्तान में, उस पूरे मामले को लेकर चर्चा हो रही है। तो ये जरूर है कि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है बाराबंकी का जहां पर एक ऑडियो टेप वायरल होता है एक यशो का। इससे पहले बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर पुलिस वाले की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते रहे और उन संदिग्ध के घेरे में वो हमेशा से आए और बहुत सारे मामले में उनकी जांच हुई और वो दोषी भी पाए गए। अब बहुत सारे मामले देख लीजिए, कप्तान लेवल के लोगों को देख लीजिए, जो एसपी रैंक के लोग हैं उन पर भी सवाल खड़े हुए। तो ये कोई पहला घटनाक्रम या कोई पहला ऑडियो के बारे में नहीं। आपके पास आऊंगा। इस बीच हमारे साथ नूतन ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए। नूतन ठाकुर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी मैम, क्या कहेंगी जिस तरह से राजधानी लखनऊ में जो वारदातें सामने आ रही हैं और तमाम जगहों से सूबे में जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, क्राइम का ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, अपराधी जो बेलगाम होते जा रहे हैं, उनके अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है, क्या बड़ी वजह आपको नूतन ठाकुर जी नजर आती है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी तो केवल लखनऊ ही नहीं, हर जगह ही अपराध जो है वो काफी बढ़ गए हैं और हर तरह के, यहाँ तक कि अभी गोरखपुर की ही घटना देखिए, जिस तरीके से लूटपाट की गई, डाका डाला गया, तो ये हर जगह ये स्थिति है। और सरकार के द्वारा दावे किए जाते कि वो क्राइम ड्राइव चला रहे हैं, अपराधियों के इनकाउंटर की बात कही जाती है, ये कहा जाता है कि सारे अपराधी डर से प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या जो है भी वो जेल के अंदर है। लेकिन वो दावे और हकीकत दोनों चीजें बिल्कुल ही विपरीत है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना और वारदात हो रही है जिससे आम जनता में भी इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ भय होता बल्कि बाहर निकलने में भी एक बार सोचना पड़ता है। बाहर क्या, अब तो अपने घर में भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं करता है गोरखपुर की घटना को देखने के बाद। सही बात आपने नूतन ठाकुर जी साफ तौर पे कही। तो जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और लोगों के अंदर जो डर पैदा हो जा रहा है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले साफ तौर पे कुलदीप पंडित भी कर रहे हैं और निकेत भी कर रहे हैं कि व्यापारियों में डर है। जिस तरह से व्यापारियों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, कई जगहों पर उनका अपहरण कर लिया गया है। राजधानी लखनऊ में जैसा कि गोली मार दी गई है, तो ऐसी तमाम वारदातें सूबे में आए दिन सामने आती रहती हैं
जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एमडी सिंह यादव कानपुर से इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ हैं। एमडी सिंह साहब, अपनी बात को रखें। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बोलिए सर। सपोर्ट हो गया, इतना स्पीड से ये क्राइम किया, इसका कारण ये है कि जो भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में सर, उसका कोई इंसाफ नहीं रह गया है, क्योंकि संरक्षण प्राप्त बदमाशों को खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन में कोई खौफ नहीं है सरकार का। जो मुख्यमंत्री खौफ है, नगरीय मंत्री, गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी के पास, तो आप फरियाद लिखवाने के लिए तो बहुत बुरी स्थिति चल रही है प्रदेश की। एकदम जो लोग क्राइम कर रहे हैं लोग हैं, तो बहुत बुरी स्थिति है आज की डेट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र लखनऊ से। इस बीच एक और दर्शक, वीरेंद्र जी अपनी बात को रखें। जी मैं सर वीरेंद्र कुमार शुक्ला में कैग में सीनियर ऑडिटर हूँ सर। बोलिए। हाँ तो सर, जैसे तालाबों के बारे में मैंने सर वीडियो आपको भेजा है। तो 7 बीघा का इन्होंने खुदवाया है और 12-13 बीघा का साहब, हमने उसमें काफी वीडियो भेजा आपको। तो मैं सर आपका के न्यूज का लाइक करता हूँ, तो मेरा अगर वीडियो देख दीजिए सर, अगर समझ में तो सर उसको गरीबों का वीरेंद्र, आपने कहीं शिकायत करी इस चीज को लेकर? हाँ सर, मैंने एसडीएम को पत्रावलियां दी, उसके बाद मैंने अपने जान जोखिम डाल के वीडियो बनाया मैंने। लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हाँ सुनवाई नहीं हुई, और एसडीएम जो अपना तहसीलदार है ये सुनवाई नहीं करता है, तो उन्हीं के खिलाफ मैंने बनाया था अपना जान जोखिम डाल के। ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, वीरेंद्र कुमार एक दर्शक राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए थे। तमाम लोगों को समस्याएं हैं जिसको लेकर वो शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रशासनिक अमला है ये सुनने को तैयार नहीं है। नूतन ठाकुर जी, तमाम ऐसे दर्शक जुड़ रहे हैं जिनके साथ समस्याएं हैं। हम देख रहे हैं कि क्या अधिकारियों में आपको ऐसा लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी है, उनके अंदर इच्छा शक्ति खत्म हो गई है? इसी की वजह से नीचे से लेकर ऊपर तक की बात की जाए, हम लगातार ये देखते भी रहते हैं, जिस तरह की खबरें भी सामने आती रहती हैं कि किसी को कोई समस्या है, कोई शिकायत करने पहुंचता है तो उसकी सुनवाई तक नहीं होती है। किसी को कोई दिक्कत है, एफआईआर दर्ज करने पहुंचता है, उसे वहां से भगा दिया जाता है। ये सब कुछ बड़े पैमाने पर होता है। मैं मानता हूं कि बहुत से पुलिसकर्मी हैं जो ईमानदार हैं, बहुत से अफसर हैं जो ईमानदार हैं, लेकिन जो भ्रष्ट हैं, ऐसा नहीं लगता आपको कि वो तादाद इस वक्त सूबे में बढ़ती जा रही है? इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, चूंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई भी घटना होती है तो जो पुलिस महकमा है, आम जनता का सीधा सामना और साबका वहां पड़ता है। अगर उनके साथ कोई भी घटना, दुर्घटना या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो वो सबसे पहले पुलिस थाने में संपर्क करता है, लेकिन वहां जो स्थिति है या जो कार्रवाई होती है, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति सामने कौन है उसको देख के जब कार्रवाई होती है तो लॉ ऑर्डर की सिचुएशन तो आएगी ही, साथ ही आम जनता भी अगर जिसकी कहीं पहुंच नहीं है, वो किसी की पैरवी लेके नहीं गया है, तो जल्दी सुनवाई नहीं होती है। एफआईआर लिखवाने की बात तो बहुत दूर की है। जहां एफआईआर लिखी जानी चाहिए तमाम मामलों में छक्के छूट जाते हैं पीड़ित के थाने के चक्कर लगाने में। कोर्ट जाते जाते कई बार कोर्ट जाना पड़ता, उसके बाद कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज होती। तो पुलिस को स्वाभाविक अगर कोई भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, कोई व्यक्ति सूचित करता तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। वहीं उसके उल्टा देखिए, कई बार ऐसे छोटे छोटे मामले जहां अपराध नहीं भी हो रहे, एक छोटे कमेंट पे भी एफआईआर दर्ज हो जा रही है। तो ये स्थिति अपने आप में बड़ी भयावह है कि आप एक तरफ तो अगर व्यक्ति को देख के आप अपराध को गिनते हैं कि अपराध क्या है, जहां अपराध हुआ है वहां लॉज नहीं हो रहा है, कई बार बहुत छोटे मामलों में भी दर्ज हो रहा है अगर सामने वाला प्रभावशाली व्यक्ति है। तो लॉ ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने में ये भी मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह है कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस के कई मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती है। साफ तौर पर निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही, एक बहुत बड़ी वजह भी बताई जा रही है। और जब हम ये भी देखते हैं कि बहुत से ऐसे छोटे मामले होते हैं जिसको लेकर लोग एफआईआर दर्ज करने पहुंचते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में हमें ये भी देखने को मिलता है पुलिस उस समय एक्टिव मोड पर नहीं नज़र आती है, इसकी वजह से उस अपराधी के, उस बदमाश के हौसला बढ़ता है
और बड़ी वारदात को अंजाम देता है। ऐसे तमाम सूबे में मामले हैं जिसकी खबरें हम लगातार के न्यूज़ पर आपको दिखाते रहते हैं। ये भी बड़ी वजह मानी जाती है। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अपराधी के साथ ही पुलिस खड़ी हुई नजर आती है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, लखनऊ से साफ तौर पर बता रहे थे कई तो ऐसी जगह भी देखने को मिली है जहाँ पर पुलिस ही मौका वारदात पर है और उसी वक्त वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस कुछ भी नहीं करती है। तमाम खबरें इस तरह की। नूतन ठाकुर जी, आपको क्या लगता है किस तरह के बदलाव की ज़रूरत अब सिस्टम में महसूस की जा रही है, या ज़रूरी है कि ये जो सिस्टम हमारा चला आ रहा है, ज़माने से चला आ रहा है, सरकार दर सरकार चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि पुलिस के काम करने का तरीका नहीं बदल रहा है, वो तरीका वैसे ही है जैसे पहला था, उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि जैसे जैसे तकनीकी आ रही है तो निश्चित रूप से अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन उसका जब अगर वैसी चीजें आ रही है और संज्ञान में लेके कार्रवाई की जाए तो शायद कुछ पुलिस विभाग में या पुलिस विभाग ही क्या कि कोई भी विभाग में अंकुश लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी अगर आप देखेंगे तो तमाम सोशल मीडिया में अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो लोग उसके भी वीडियो बना के डालते हैं कि यहाँ रिश्वत मांगी जा रही। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से जब जनता भी जागरूक हो रही है, अवेयर हो रही है, तो उसका असर पड़ेगा और समय लगेगा लेकिन दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि जब तक पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र नहीं किया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि न्याय मिल पाएगा लोगों को, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मामले में जहां अगर अपराध करने वाला मजबूत है, पीड़ित कमजोर है, तो और कई बार राजनीतिक दबाव में भी पुलिस काम करती है, तो तमाम ऐसी चीजें और पहलू हैं जिसको देखे जाने की जरूरत है। मैं कहूंगी कि जब तक आमूलचूल परिवर्तन खास करके पुलिस की जो विवेचना है वहां पे अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं तय की जाएगी, उस पे जोर नहीं दिया जाएगा, तब तक जनता को न्याय मिलना मुश्किल है। को साफ तौर पे न्याय मिलना मुश्किल है जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनिकेत, राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, लखनऊ कमिश्नरेट हो या पुलिस के आला अधिकारी जो राजधानी लखनऊ में बैठते हैं, उन लोगों से बात हुई, क्या कुछ कहना है उनको? क्या किसी पर कोई कार्रवाई हुई है हाल फिलहाल में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं किसी अधिकारी पर? अगर आपकी, या तो दूसरी सबसे बड़ी चीज ये, उस पर आला अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? अगर बात की जाए कार्रवाई की, तो जो कल घटनाक्रम हुआ, तो इस क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ विकास नगर में, तो वहाँ के जो एसएसपी हैं ऋषभ देव सिंह, तो हालांकि उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा दिया गया उनके पद से, और ये कार्रवाई की लखनऊ कमिश्नरेट कार्रवाई बढ़ती गई है, तो उस पर सबक मिले। लेकिन एक चीज आरिस और भी है कि जितने भी थाने राजधानी लखनऊ में क्यों इनकी समय दर समय समीक्षा नहीं होती। यहाँ पर जितने भी आपराधिक रिकॉर्ड जिन लोगों के दर्ज है, समीक्षा हर महीने होनी चाहिए और उन अपराधियों को खाका तैयार करना चाहिए कि कौन सा अपराधी अभी फिलहाल किस हालत में और वो क्या कर रहा है। तभी थानों की समीक्षा यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं जो अपराधी पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उन्हें रोका जाएगा, जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। और जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले आरिश एक अभियान भी चला था, जो आपराधिक पृष्ठभूमि जो लोग रखते हैं, जो टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में जो आते हैं, उनके खिलाफ अभियान चला था। जो एसीपी कैंट बीनू सिंह है, उन्होंने अभियान चलाया था। और भी ऐसे जो अलग अलग क्षेत्र बने हैं राजधानी लखनऊ में, जो जैसे ट्रांस गोमती की बात कर ली जाए या फिर लखनऊ कमिश्नरेट सेंट्रल की बात कर ली जाए, तो अभियान चला था उन लोगों के खिलाफ और उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। उनसे जो संबंधित जो लोग हैं उन्हें भी डिटेन किया गया था। लेकिन ये घटनाक्रम और ये प्रक्रिया आरिश बराबर करनी चाहिए, बराबर समीक्षा होनी चाहिए उन थानों में जाकर, और जो उच्च अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो समीक्षा करें थानों में जाकर कि जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, जिनका एक आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके बारे में हर महीने समीक्षा हो, ना महीने में तो कम से कम 6 महीने में समीक्षा होनी चाहिए। और ये भी तस्दीक करनी चाहिए कि आखिर वो जिस आपराधिक पृष्ठभूमि को तलाशा जा रहा है, वो अपराधी फिलहाल किस हालत में और कहाँ पर है और क्या काम कर रहा है और उससे कितने लोग जुड़े। तो इसके साथ कहीं ना कहीं अपराध पर तो नियंत्रण लगाया जा सकेगा, इसके साथ साथ जो लोग अपराधी हैं उनको भी रोका जा सकेगा और जो अपराधी बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं उनको भी लगाई जा सकेगी यारी। तो कहीं ना कहीं समीक्षा करने की बेहद आवश्यकता है यारी। हालांकि निर्देश जरूर दिया जा रहा है और प्रयास भी है कि अपराध को दूर किया जाए और अपराधियों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन अभी भी चीजें बहुत दूर है। हम करना है लखनऊ कमिश्नरेट को भी अपनी लगाम लगाई
कार्रवाई कर सके और जो अपराधी हैं उन पर भी लगाम लगे आ रही है। सही कहा आपने। अब लगाम लगानी है तो सीधी सी बात है, सख्त तरह की कार्रवाई करनी पड़ेगी और पुलिस को एक्टिव भी होना पड़ेगा। कुलदीप, बागपत में जिस तरह की वारदातें आपने बताई उसको लेकर के आपकी बागपत के आला अधिकारियों से बात हुई, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जिस तरह से बागपत में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, व्यापारियों को किडनैप किया जा रहा है, उनका अपहरण किया जा रहा है, उनसे फिरौती की रकम मांगी जा रही है, क्या कहना आला अधिकारियों का? जब हमारी इस संबंध में कप्तान से बात हुई है तो उनका एक ही कहना था कि अपराधियों पर जो है लगाम कसी जा रही है और उसके बाद ही जो बदमाश है वो भी भूमिगत हो चुके हैं या कुछ जनपद छोड़कर बाहर जा चुके हैं। बाकी जो बदमाश थे वो भी जो है अपने आप सरेंडर कर रहे हैं और जेल के अंदर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि पुलिस की कार्यशैली के बावजूद भी, पुलिस की चिकनते के बावजूद भी बदमाशों के हौसले पूरी तरीके से बुलंद दिखाई दे रहे हैं। जी, तो बदमाशों के हौसले बागपत में भी बुलंद हैं, राजधानी लखनऊ में भी बुलंद है। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया, सूबे की तमाम जगहों से खबरें भी हम आपको बता रहे हैं। नूतन ठाकुर जी, जब हम सिस्टम की, पुलिस महकमे की बात करते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी सामने आता है कि भ्रष्ट अफसरों की या भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की तादाद भी पुलिस महकमे में ज़्यादा बढ़ गई है और हम ये भी देखते हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई होती भी है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं लगता है कि अब मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है, मजबूत एक्शन प्लान होने की ज़रूरत है ताकि कि खुद पुलिस महकमे के अंदर डर पैदा हो? बिल्कुल, चूंकि इसको पूरे एक समग्रता में लेके देखे जाने की जरूरत है। जैसे पहले पुलिस विभाग में भी मुखबिरी हर इलाके में कुछ ऐसे लोग होते थे या पुलिस रजिस्टर मेंटेन करती थी। अब समस्या ये है कि पुलिस के पास अपने जो लॉ ऑर्डर के साथ साथ जो बाकी निगरानी तंत्र है वहां तक ध्यान भी नहीं दिया जाता है, न उतना समय होता है। एक संख्या बल कम है, दूसरे जो पुलिस के एक बड़ी संख्या में जो पुलिस की ड्यूटी जहां होनी चाहिए थानों में, अपने इलाकों में, वहां नहीं होके अन्यत्र होती है। या तो वो वीआईपी सुरक्षा में लगे होते हैं या इतर और काम दे दिया जाता है। जबकि जब तक कि हर इलाके में ऐसा रजिस्टर न तैयार किया जाए, भले आम जनता का भी सहयोग लिया जाए, जो भी थोड़े संदिग्ध चरित्र के लोग हों उन पे अगर निगरानी रखी जाए जो पहले की व्यवस्था थी, और उसके बाद जो भी सूचना थाने में आती है उसको दर्ज करके अगर निष्पक्ष पुलिस कार्रवाई करे। होता क्या है कि वहां अगर एफआईआर दर्ज भी हो गई तो कई बार होता है राजनीतिक रंजिश वश गलत मुकदमे भी दर्ज कराए जाते हैं। कई बार तो पुलिस को पहले तो मुकदमा दर्ज करके जब तक निष्पक्ष विवेचना नहीं करेगी और जो भी दोषी होता है उसको प्रॉपर सजा दिलाने की ओर अग्रसर नहीं होगी, तब तक लोगों में एक जाता है कि अब पुलिस के पास विवेचना को उतना समय भी नहीं होता है, और जिस तरीके की विवेचना ज्यादातर मामलों में होती है अदालत से मुलजिम छूट जाते हैं क्योंकि वहां प्रॉपर साक्ष्य नहीं रखे जाते हैं। तो जब तक उन चीजों को भी फोकस नहीं किया जाएगा कि अगर अपराध हो रहा है, जिसने अपराध किया है उसको सजा भी दिलाया जाए, अंजाम तक पहुंचाया जाए मामले को, तब तक स्थिति वही बनी रहेगी। क्योंकि अपराधी हैं वो भी पुलिस की कार्यप्रणाली को और उनकी कमजोरियों को बखूबी समझते हैं और जानते हैं, जिसका फायदा वो उठाते हैं। उनको ये लगता है हम कुछ भी कर लें, बाद में अदालत से हम बरी हो जाएंगे, पुलिस उतने एविडेंस नहीं ला पाएगी। उस जगह पे सजा दिलाने पे जहाँ जोर पुलिस प्रोसिक्यूशन को दिया जाना चाहिए वहां उतना नहीं दिया जाता, एविडेंस इकट्ठे नहीं किए जाते, जिससे तमाम मामलों में जो अपराधी होते हुए अपराध जिन्होंने किया है वो भी छूट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक पुलिस में विवेचना की एक अलग इकाई नहीं बनाई जाए, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं की जाएगी कि उन्होंने विवेचना की है, तो जब अगर कोर्ट में मामले को ले जाते हैं, चार्जशीट दाखिल करते हैं, तो कितने मामले में कन्विक्शन होता है, उन चीजों को भी जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक लॉ हम लोग हर बार चर्चा करेंगे कानून व्यवस्था की, लेकिन साफ तौर पे वहीं की वहीं रहेगी। और नूतन ठाकुर जी, एक मेरा सवाल है, आखिर पुलिस भरोसा कैसे आम आदमी बनाए? क्योंकि आम आदमी का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस से साफ तौर पे उठता जा रहा है। और इसकी तमाम उदाहरण है खबरें जो हम दिखाते हैं। ये आखिर भरोसा कैसे पुलिस लोगों पर बनाएगी? जिस तरह से हम तमाम जगहों पर देख रहे हैं जो वारदातें बढ़ रही हैं, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो या एक आम आदमी हो, उसका भरोसा पुलिस से उठता जा रहा है। उसको लग ही नहीं रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ, चाहे व्यापारी हो या आम आदमी। ये भरोसा कैसे मेंटेन करेगी पुलिस?
इसका भरोसा का तो अगर पुलिस के पास कोई भी व्यक्ति थाने में अपनी शिकायत लेके जाता है, अगर कायदे से उसकी शिकायत सुन ली जाए, दर्ज की जाए, तो भी आम आदमी का भरोसा पुलिस पे बन सकता है। होता क्या, आज आम आदमी थाने जाते भी डरता है, क्योंकि एक तो वो पीड़ित होता है, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से कई बार व्यवहार किया जाता है उस पीड़ा से भी ज्यादा बढ़ के होता, उसकी बात सुनी नहीं जाती है। कई बार बात ही नहीं सुनी जाती बल्कि बदसलूकी भी होती है। तो जब तक एक प्रॉपर तमाम बार वो जोड़ दिया जाता है कि पुलिस वालों का आचरण कैसे हो, किस तरीके से ट्रेनिंग की बात कही जाती है, कोशिशें कई की जा रही हैं एक जैसे तमाम मामलों में। अब ऑनलाइन शिकायत का भी प्रावधान या ऑनलाइन एफआईआर के भी प्रावधान शुरू किए गए हैं। तो जब तक हम इसमें पुलिस कार्य प्रणाली में भी जो लेटेस्ट तकनीक है उसको भी जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, तो संभव है कि ये समस्या जो नहीं सुनने की है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, अगर इन सारे चीजों को अगर ऑनलाइन कर दिया जाए तो कहीं उनकी मजबूरी भी होगी कि अगर रजिस्टर, अभी होता क्या है कि अगर आप एक प्रार्थना पत्र देके थाने जाइए, आपको कोई रिसीविंग नहीं देंगे, कोई का अभिलेख नहीं देंगे, आप ये मतलब कि साबित कर पाए कि हमने थाने में ये प्रार्थना पत्र दिया है। आपने दिया, उसका क्या हुआ, मर्जी है फेंक दिया है, क्योंकि आपके पास कोई रिसीविंग तक नहीं होती, कोई एविडेंस नहीं होते। एक समय वो पीली पर्ची का प्रावधान चलाया गया था, बाद में वो भी बंद हो गया, नहीं दिया जाता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जहां जिसको अगर शुरू किया जाए, इनिशिएटिव लिया जाए, तो पुलिस बल्कि भी अकाउंटेबिलिटी तय हो सकती है। और जब तक कहीं अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तो स्थिति इसी तरह की बनी रहेगी। तो स्थिति साफ तौर पे इसी तरह की बनी रहेगी, जिसके बारे में नूतन ठाकुर जी ने साफ तौर पे गहराई से चीज़ों को समझाया और बताया। अनिकेत, लोगों से भी आपकी बात, वो क्या आप राजधानी में हैं, प्रदेश की राजधानी में हैं, लोगों से आपकी बात हुई होगी, वो पुलिस के काम करने के तरीके को किस तरह से देखते हैं। एक तरफ राजधानी में वारदातें हैं, दूसरी तरफ पुलिस के काम करने का तरीका है। जो राजधानी के लोग हैं वो पुलिस के काम करने के तरीके को लेकर क्या सोचते हैं, कितना भरोसा उनको पुलिस पर है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। आरिश, अगर राजधानी वासियों की बात की जाए तो यकीनन तौर पर अब कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यशैली है वो बदलती जरूर नजर आ रही है। जो लखनऊ कमिश्नरेट है वो लगातार ये प्रयास करता है कि सुबह वो निकले, पार्कों में जाते हैं और लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से पूछते हैं, रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो मित्र पुलिस की जो छवि है उसको राजधानी लखनऊ में बखूबी कामयाब किया जाए, ताकि एक लोगों से सामंजस्य बैठा जा सके। पुलिस का एक ताना बना, एक तालमेल राजधानी वासियों से बने, ताकि वो अपनी समस्याएं, जो छोटी छोटी समस्याएं जो है वो पुलिस तक पहुंच सके और उनका निवारण और निस्तारण किया जा सके। हालांकि उस क्रम में लखनऊ कमिश्नरेट अब प्रयास करता हुआ दिख भी रहा है। जो ज्वाइंट सीपी यहाँ के हैं नवीन अरोड़ा, वो लगातार अब ये प्रयास करते हैं, सुबह निकलते हैं, पार्कों में जाकर लोगों से बातचीत करते हैं। और अभी नमस्ते लखनऊ एक अभियान भी शुरुआत की गई थी राजधानी लखनऊ में, जिसमें ये कहा गया था कि अलग अलग पुलिस टीमें बनाई जाएंगी जो सुबह पार्कों में जाकर भ्रमण करेंगी और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग निकलते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर, उनसे पूछेंगे और उनकी समस्या भी पूछेंगे। और अगर कोई ऐसी बात है जिसका निवारण या निस्तारण करना है तो उसे भी समय अनुरूप किया जाएगा। हालांकि वो अभियान अभी चल रहा है और धीरे धीरे प्रयास ये किया जा रहा है कि एक मित्र पुलिस की जो छवि राजधानी में बनानी है, उसका जो प्रयास लखनऊ कमिश्नरेट कर रहा है उस पर काम होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं तेजी में कमी है, उसको और बेहतर करना होगा, उसमें और तेजी लानी होगी। हालांकि जैसा कि नूतन ठाकुर जी बता रही थी आरिश की एफआईआर की अगर बात की जाए तो हालांकि प्रक्रिया शुरू की गई है कि अगर आपको किसी प्रकार की एफआईआर करानी है तो ऑनलाइन माध्यम है, लेकिन अगर कोई गंभीर आरोपों में अगर एफआईआर करानी है तो वो अभी फिलहाल ऑनलाइन माध्यम नहीं है, उसके लिए आपको थाने के ही चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अभी कहीं ना कहीं प्रक्रियाएं थोड़ी सी अधूरी हैं, उस पर काम करने की अभी आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह की अगर बात करें लखनऊ के राजधानी वासी है उनकी और पुलिस के बीच के तालमेल की, तो यकीनन तौर पर आरिफ यह प्रयास लखनऊ कमिश्नरेट का अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि लखनऊ के अंदर जो राजधानी वासी हैं उनमें और पुलिस के बीच में एक बेहतर तालमेल, एक बेहतर सामंजस्य बैठाया जा सके, ताकि राजधानी में अपराध को रोका जाए और जो छोटी छोटी जो घटनाएं गली मोहल्लों में होती है उन्हें भी रोका जाए। आरिफ, ठीक है। अब अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। कुलदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नूतन ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए। तो प्रशासन अपराधों पर अंकुश लगाने में नाकाम साफ तौर पे नज़र आ रहा है। सूबे में जो क्राइम ग्राफ है लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से काम कर रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सो बोलेगा मैं ताई, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।